हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे और सभी अपने प्रिकॉशनरी मेजर फॉलो कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आपने नवंबर 20 एग्जामिनेशन के लिए अमेंडमेंट्स देखी थी और अब जो है हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आरटीपी डिस्कशन जो नवंबर 20 के लिए आई फॉर सीए फाइनल। तो बेटा यस, इस बार के आरटीपी में एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैं स्पेशली आपके साथ आज के लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। लगभग 12-13 क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन का डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने नोट्स लिया है। जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड करना है, तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब एमसीक्यू क्वेश्चन आपको तो सिर्फ टिक करना है बेटा, लेकिन इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैलकुलेशन किया गया, उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर मैंने दिया है। थोड़ा बहुत डिटेल में दिया है, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, लेकिन हाँ, इस बार के एमसीक्यू रियली बहुत अच्छे हैं और उसका आंसर निकालने में लगभग अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ओके, तो आप अगर केस स्टडी ध्यान से पढ़ोगे उसके बाद लगभग एक एमसीक्यू सॉल्व करने में अगर आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करो तो कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो एग्जाम में इतना हार्ड आएगा नहीं आएगा वो दूसरी बात, लेकिन यस, इस बार जिसने भी एमसीक्यू के जो केस स्टडी डिज़ाइन किया है, रियली बहुत अच्छी केस स्टडीज उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो हम आज के लेक्चर में ये एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में मेरा सेकंड लेक्चर जो आएगा, बचे हुए बाकी सभी क्वेश्चंस हम सेकंड लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे, जो जो भी इंपॉर्टेंट है आरटीपी के क्वेश्चंस। मोस्टली इस बार की आरटीपी जो है अमेंडमेंट्स पर ही ज़्यादा क्वेश्चंस है, यानी जो भी हमने अमेंडमेंट्स देखी उससे रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चंस है। तो चलो, ये अच्छी बात है। तो अमेंडमेंट्स हमारी कवर होगी जो नवंबर 20 एग्जामिनेशन की है, और इस बार जो है यहाँ पे उसके आरटीपी पे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो पूरी तरह से हम जो है यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन अमेंडमेंट्स का कर लेंगे। हाँ, मैं सुन रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर जो मे की अमेंडमेंट्स थी वो आप रिवाइज करने वाले थे। तो बेटा यस, आई होप आपने मे की अमेंडमेंट जो भी स्टूडेंट ने नहीं देखी होगी उन सभी ने देख लिया होगा। और जो स्टूडेंट्स मे की अमेंडमेंट रिवाइज करना चाहते हैं, जिसकी समरी नोट्स मैंने आपको दी है मे के अमेंडमेंट्स की, तो वो समरी में एक लेक्चर लेके रिवाइज कर लूँगा। तो हमारे आरटीपी डिस्कशन के बाद वो एक लेक्चर में रिकॉर्ड कर लूँगा और आपके साथ मैं वो डिस्कशन भी कर लूँगा। प्रोबेबली मैं लाइव आकर ही आपके साथ वो सब पूरा डिस्कशन ले लूँगा। तो डोंट वरी, पहले आज हम आरटीपी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नवंबर एग्जाम के लिए आपने मई की आरटीपी और नवंबर की आरटीपी दोनों अच्छे से कर लेना। मई के आरटीपी का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करोगे तो वी स्मार्ट के एकेडमिक चैनल पे आपको मई के डिस्कशन मिल जाएगा, आरटीपी डिस्कशन। और इस बार के आरटीपी का डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगा। तो दो दो आरटीपी आपके पास है और ये दो आरटीपी अच्छे से करके जाना। मुझे इस बार लगता है कि आपका जो पेपर है 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन ये दो आरटीपी में से आ जाएंगे। दो अमेंडमेंट्स है और दो आरटीपी है। तो चलिए, अब ये नवंबर की आरटीपी हम डिस्कशन करते हैं, मई की आरटीपी आप देख लो तो आपकी दोनों अच्छे से हो जाएगी। और मई अमेंडमेंट की समरी में आरटीपी होने के बाद इमीडिएट अपलोड कर दूंगा, तो उसमें जो है मई अमेंडमेंट्स की समरी जो है वो भी कवर कर ली जाएगी और वो भी आपके साथ फटाफट डिस्कस कर लूँगा। चलिए नेक्स्ट बेटा, आपके कुछ सवाल हो गए अबाउट चार्ट रिवीजन एज वेल एज जो एडिशनल क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको अमेंडमेंट्स के हिसाब से, कि जो अमेंडमेंट हुई है उसके हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन चेंज हुए हैं। तो वो एडिशनल क्वेश्चन की लिस्ट मैंने आपको दी थी, आपने शायद डाउनलोड कर ली होगी। वो अमेंडमेंट्स जहाँ से डाउनलोड किया उसी लिंक में ओके वो दिया गया था। तो अब वो एडिशनल क्वेश्चंस का भी सेशन में रिकॉर्ड कर लूँगा। वैसे तो आपको समझ गया होगा, इतना कोई यहाँ हार्ड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे आरटीपी डिस्कशन के बाद अमेंडमेंट के हिसाब से जो क्वेश्चन चेंज हुआ है वो भी मैं डिस्कशन आपके साथ कर लूँगा। तो आपके लिए कोई ज़्यादा वो हार्ड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन यहाँ पे रिगार्डिंग टू आरटीपी। आर यू रेडी? चलिए, तो बेटा ये तो आरटीपी मैंने सिंप्लीफाइड मैनर में फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन यहाँ लिया है। पहला केस देखते हैं, मैं इसका ये केस हम पढ़ेंगे, फिर इसको पिक्टोरल प्रेजेंटेशन में ड्रॉ करने की
कोशिश करेंगे, फिर इसके आंसर्स हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। वैसे एमसीक्यू में तो आपको सिर्फ टिक करना है, लेकिन डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम इसको देखेंगे। रियली बहुत अच्छा केस स्टडी उन्होंने बनाया हुआ है। ओके, पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और फिर इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि जो एमसीक्यू आएगा वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू नहीं आएगा, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आएगा। और ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, आपका ये पहला एक्सपीरियंस है। वैसे मैंने मई के आरटीपी में भी डिस्कशन लिया था केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू का, लेकिन चलो इस बार भी इसको बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं। तो आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, स्टार कार्ट लिमिटेड ओन एंड ऑपरेट अ वेब पोर्टल इन द नेम ऑफ स्टार कार्ट। ठीक है, इनका एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है स्टार कार्ट, एंड is registered with the jurisdictional GST authority in Delhi as a ECO. अच्छा, ये ECO भी है, underline, and is liable to collect tax at source under section 52 of the CGST Act. ठीक है, वो TCS काटेगा section 52 में। Star Card provides listing service to various seller for selling the goods to ultimate customer. ठीक है, लिस्टिंग सर्विस उनका मेन बिजनेस है। बिसाइड दिस स्टार कार्ड से ऑल्सो देयर ओन प्रोडक्ट, मतलब वो अपने खुद के गुड्स भी बेचते हैं, एज वेल एज ओके दे उनका लिस्टिंग सर्विसेज भी है थ्रू द सेम वेब पोर्टल। फॉर द लिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड द सेलर द स्टार कार्ड चार्जेस अ लिस्टिंग फीस एट द रेट 10%। उनकी जो लिस्टिंग फीस है, यानी बहुत से सेलर के गुड्स जो वो बेचते हैं अपने वेब पोर्टल से, उसकी लिस्टिंग फीस 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द गुड्स सोल्ड, उसके ऊपर वो चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सच लिस्टिंग फीस इज रिकवर्ड फ्रॉम द सेलर इररिस्पेक्टिव ऑफ रिटर्न ऑफ द गुड्स सोल्ड थ्रू स्टार कार्ड। मतलब क्या कि अगर कोई गुड्स कस्टमर रिटर्न कर दे तो वो लिस्टिंग फीस वापस नहीं करेंगे, वो लिस्टिंग फीस जो है कंपलसरी चार्ज की जाएगी। The customer can choose from the wide range of goods listed on the web portal and place an online order for goods. The payment is made by the customer through the payment gateway in online mode only. ठीक है, at the time of monthly settlement, StarCart makes the payment to the seller after adjusting the tax collection at source. मतलब ये जो पेमेंट है पहले स्टार कार्ड कलेक्ट करता है और बाद में वो रिमिट करता है डिफरेंट सेलर को। ये केस फिट बैठती है ईसीओ और फॉर टीसीएस कलेक्शन, क्योंकि ईसीओ और टीसीएस कलेक्शन की वन ऑफ द कंडीशन है कि पेमेंट जो होना चाहिए वो ईसीओ के थ्रू होना चाहिए, और ये केस फिट बैठ रही है। चलो, केस स्टडी उन्होंने बहुत डिटेल में अच्छे से दिया है। द इनवॉइस फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन स्टार कार्ड इज इश्यूड बाय सेलर। ठीक है, स्टार कार्ड से जो सेल किया गया है उसका इनवॉइस सेलर देता है कस्टमर को, बाय सेलर इन द नेम ऑफ कस्टमर, एंड टैक्स इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेलर एंड कस्टमर। और जिसका टैक्स लाइबिलिटी वेदर सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, मतलब वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, ये इसके बेस पे डिसाइड होता है कि सेलर कहाँ का है। यहाँ पे ईसीओ कहाँ का वो नहीं, जो सेलर ईसीओ के थ्रू बेच रहा है और जो डायरेक्ट इनवॉइस देता है कस्टमर को, तो सेलर कहाँ का है और बायर कहाँ का है, उसके बेस पे यहाँ पे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट डिसाइड होता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। द गुड्स आर शिप डायरेक्टली बाय द सेलर टू द कस्टमर एंड देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शिपिंग द गुड्स ऑन द स्टार कार्ड फॉर थर्ड पार्टी सेलर। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेलर जो है यहाँ पे डायरेक्ट शिप कर रहा है कस्टमर को, जिसमें स्टार कार्ड जो इश्यू है उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे शिप करने की, वो डायरेक्ट सेलर से कस्टमर को शिप हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर द शिपिंग इज अरेंज बाय स्टार कार्ड। लेकिन अगर कस्टमर वो गुड्स रिटर्न करता है तो उसका शिपिंग जो है यहाँ स्टार कार्ड अरेंज करता है, और उसके लिए आगे क्या कहते हैं देखो, इट चार्जेस, ये अंडरलाइन करना, इट चार्जेस इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न एज कलेक्शन चार्जेस एंड रिफंड बैलेंस अमाउंट टू द कस्टमर। लेकिन वो जो है 20% जो है कैंसलेशन चार्जेस, जिसको हम टॉलरेंस चार्जेस भी कह सकते हैं, ये स्टार कार्ड काट लेता है सेलर के, यानी सेलर का गुड्स अगर वापस आता है तो 20% चार्जेस वो कट कर लेता है। फर्दर 10% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न इज कलेक्टेड, ओके, एज वेल एज जो 10% जो है यहाँ पे वो हैंडलिंग चार्जेस डिडक्ट कर लेता है फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी पुलकित अ रेसिडेंट ऑफ राजस्थान परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम द स्टार कार्ड।
ओके, तो पुलकित जो है, जो राजस्थान का है, उसने स्टार कार्ट से ये 3 गुड्स खरीदे, ए बी एंड सी। चलो देखते हैं यहाँ पे। लैपटॉप हैविंग वैल्यू 50,000 एंड प्रिंटर हैविंग वैल्यू 10,000। यहाँ पे बोथ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय इन्फोकॉम लिमिटेड। एक्चुअली इन्फोकॉम लिमिटेड ये सेलर है जो स्टार कार्ड के वेब पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, और ये स्टार कार्ड के पोर्टल पे अगर रजिस्टर्ड है तो ऐसे सिचुएशन में इससे पुलकित खरीद रहा है, और डायरेक्ट डिस्पैच जो है यहाँ पे इन्फोकॉम लिमिटेड करेगा, किसको? स्टार कार्ड को। ओके, जो यहाँ पे रजिस्टर इन जीएसटी। अच्छा, ये सेलर रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। दूसरा, पुलकित ने यहाँ पे मोबाइल फोन खरीदा, हैविंग वैल्यू 30,000, सोल्ड बाय स्टार कार्ट इन इट्स ओन कैपेसिटी। अच्छा, तो ये मोबाइल फोन पुलकित को सेल किया जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, स्टार कार्ट जो है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ओके, स्टार कार्ड दिल्ली में रजिस्टर है और पुलकित राजस्थान में है, और मोबाइल जो है स्टार कार्ड खुद बेच रहा है, और वो जो है शिप किया गया ओके पुलकित को राजस्थान में 30,000 जिसकी वैल्यू है। और सी, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम हैविंग वैल्यू 1 लाख पेड बाय सिक्योर वर्ल्ड लिस्टेड ऑन स्टार कार्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी गुजरात। ओके, तो सिक्योर वर्ल्ड जो है एक और सेलर है जो स्टार कार्ड के वो पोर्टल पर रजिस्टर है, वो सीसीटीवी कैमरा पुलकित को सेल कर रहा है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। ओके, और यहाँ गुजरात से डायरेक्टली शिफ्ट हुआ है राजस्थान। All the above transactions are exclusive of GST wherever applicable. There is no ITC as on 1st January for Star Card. मतलब उनका कोई ITT स्टार कार्ड का कोई ITC नहीं दिया है। इन्फोकॉम लिमिटेड और सिक्योर वर्ल्ड का भी कोई ITC नहीं दिया है, मतलब तीनों के कोई भी ITC नहीं दिए हैं। GST is applicable in the aforesaid case scenario okay at the following rate, और CGST 9%, SGST 9% और IGST 18% लगेगा। This is the aforesaid case scenario, please answer the following question। तो अब आपको इसके बेस पे नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देना है। चलो, अब यहां पे बेटा मैं, ठीक है, यहां पे हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। पूरा केस स्टडी एक बार मेरे साथ देखो। स्टार कार्ड एक ईसीओ है, एक ईसीओ है, ठीक है, इनका एक वेब पोर्टल है, ठीक है, वेब पोर्टल है। आई बात समझ में आके? चलो, अब ये वेब पोर्टल से अलग अलग सेलर के गुड्स बेचते हैं, तो यहां पे, और अपने खुद के भी गुड्स बेचते हैं। लैपटॉप एंड प्रिंटर, ये जो है ये लिस्टेड है, और ये पुलकित को सेल किया जा रहा है, और ये सेल करने वाला इन्फोकॉम है, शायद इन्फोकॉम ही है, देख लीजिएगा। यस, लैपटॉप और प्रिंटर जो है यहाँ पे कौन सेल कर रहा है? इन्फोकॉम लिमिटेड, इन्फोकॉम लिमिटेड ये सेलर सेल कर रहा है, जिसका डिस्पैच ये जो है डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे बेटा ठीक है, ये डिस्पैच पुलकित को, शिपिंग ये कर रहा है, और इनवॉइस, यहाँ पे इनवॉइस लैपटॉप का वैल्यू है 50,000, और प्रिंटर की वैल्यू है 10,000, टोटल 60,000, ठीक है। ना सेकंड बेटा, यहां पे सेकंड रजिस्टर्ड बंदा है, ये सेल कर रहा है सीसीटीवी, और वो भी पुलकित को सेल किया जा रहा है, ठीक है, और वो है सिक्योर वर्ल्ड। सिक्योर वर्ल्ड, अच्छा, इन्फोकॉम लिमिटेड कहाँ का है?
यूपी का है और सिक्योर वर्ल्ड गुजरात का है। ये गुजरात, पुलकित राजस्थान, बहुत अच्छा केस स्टडी। पुलकित राजस्थान और स्टार कार्ड दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और ये सब रजिस्टर्ड है बेटा। ये भी रजिस्टर्ड है, आरकॉम भी रजिस्टर्ड है, सिक्योर वर्ल्ड भी रजिस्टर्ड है, और पुलकित तो कस्टमर है। ठीक है, अब थोड़ा ये देखिएगा, सिक्योर वर्ल्ड भी उसको इनवॉइस दे रहा है, पुलकित को डायरेक्टली शिप कर रहा है, डायरेक्टली शिपिंग कर रहा है, और यहाँ पे वो इनवॉइस दे रहा है जो सीसीटीवी कैमरे का है, और वह है 1 लाख। ठीक है, वो 1 लाख का इनवॉइस यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, एक डायरेक्ट पुलकित को डायरेक्ट मोबाइल भी सेल हो रहा है, जो स्टार कार्ड डायरेक्टली सेल कर रहा है मोबाइल, जिसका इनवॉइस है। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू कितनी दी गई है, 30,000 मेरे ख्याल से। ठीक है, मोबाइल फ़ोन जिसकी इनवॉइस वैल्यू 30,000 दी गई है। डन बेटा, जिसकी इनवॉइस वैल्यू 30,000, ये 3 सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे ये कहा है कि यस, थोड़ा इसको ऐसा लेते हैं, स्टारकास्ट लिस्टिंग फीस, ये दोनों को लिस्टिंग फीस 10% चार्ज कर रहा है। कैंसल, दोनों को कैंसलेशन अगर होता है तो 20%, और हैंडलिंग 10%। ये उसका मेन आउटवर्ड सप्लाई। अब ध्यान से सुनना, स्टार कार्ड के लिए मुझे आप बताइए, समझ लो स्टार कार्ड है, यहाँ 3 सप्लायर हुए, एक स्टार कार्ड, इन्फोकॉम लिमिटेड और सिक्योर वर्ल्ड लिमिटेड। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिए सभी, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान से देखो। स्टार कार्ड जो है, ठीक है, तो स्टार कार्ड अगर सप्लायर है तो इसका आउटवर्ड सप्लाई क्या है, तो इसका आउटवर्ड सप्लाई अगर हम पूरे डायग्राम में देखें तो मोबाइल फोन ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके, मोबाइल फोन ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, और ये जो है लैपटॉप और प्रिंटर, और दूसरा सीसीटीवी, लैपटॉप प्रिंटर और ये सीसीटीवी जो बेचा गया, तो लैपटॉप प्रिंटर और सीसीटीवी ये स्टार कार्ड ने नहीं बेचा, ये तो इन्फोकॉम उसके सेलर है। तो अब यहां पे स्टार कार्ड के थ्रू बेचा गया, इसलिए स्टार कार्ड लिस्टिंग फीस लगा रहा है, मतलब स्टार कार्ड का आउटवर्ड सप्लाई। ओके, ये सप्लाई ऑफ गुड्स स्टार कार्ड का है। ठीक है, और ये है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब स्टार कार्ड के आउटवर्ड सप्लाई में यहां पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है, ओके, सप्लाई ऑफ सर्विसेज लिस्टिंग, कैंसलेशन, हैंडलिंग। ओके, और खुद जब गुड्स बेचता है तो वो खुद के गुड्स का, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज और ये स्टार कार्ड की है। यानी अगर हम स्टार कार्ड्स की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालें तो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में स्टार कार्ड के ये आएगा मोबाइल फोन बेचा और उसकी लिस्टिंग फीस। स्टार कार्ड के आउटवर्ड लायबिलिटी में लैपटॉप और प्रिंटर नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनवॉइस इन्फोकॉम दे रहा है, डायरेक्ट इनवॉइस सिक्योर्ड वर्ल्ड दे रहा है, तो वो स्टार कार्ड के तो सवाल ही नहीं आता, स्टार कार्ड का वो सेल है ही नहीं। ये बात समझ में आया? हाँ, अब ये जो है लैपटॉप और प्रिंटर जो यहां दिया जा रहा है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स इन्फोकॉम का है, इन्फोकॉम का है, और ये सीसीटीवी सप्लाई ऑफ गुड्स है, और सप्लाई ऑफ गुड्स इन्फोकॉम का है।
सप्लाई ऑफ गुड्स इन्फोकॉम का है, ठीक है। तो ये तो बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ इन्फोकॉम जो है, सॉरी ये इन्फोकॉम नहीं, ये सिक्योर वर्ल्ड का है, ये जो है सप्लाई ऑफ गुड्स सिक्योर वर्ल्ड का है, ठीक है। अब ये सब ट्रांजेक्शन में सेकंड स्टेप टीडीएस भी कटेगा। अब इन एडिशन टू, ध्यान से सुनना, इन एडिशन टू लिस्टिंग फीस, ईसीओ होने की वजह से उनको टीसीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस नहीं टीसीएस काटना पड़ेगा, और टीसीएस जो है 1% काटना पड़ेगा। जो भी गुड्स बेचा गया, यानी ये लैपटॉप और प्रिंटर बेचा गया, इसका टीसीएस कटेगा 1%, और सीसीटीवी बेचा गया, इसका टीसीएस काटेगा 1%। ओके, तो ये टीसीएस कौन काटेगा बेटा? स्टार काट। तो अब यहां पे आगे बढ़ने के पहले देखो, डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर ली होगी तो फिर आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। आगे बढ़ने के पहले अगर मैं आपको कहूं स्टार कार्ड को अपने आउटवर्ड टैक्स का कितना देना है, आउटवर्ड टैक्स का, इनका आईटीसी नहीं है, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि इनके तीनों के, यानी स्टार कार्ड, इन्फोकॉम और सिक्योर, तीनों के कोई आईटीसी नहीं है। तो अब मैं आपको कहूं स्टार कार्ड पे अपने आउटवर्ड सप्लाई पे कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो आउटवर्ड सप्लाई उसके दो है, एक मोबाइल फोन गुड्स जो खुद बेचा, और बाकी सर्विसेज, लिस्टिंग फीस, ठीक है। तो अब यहां पे इसके बेस पे अगर उसका हम टैक्स कैलकुलेशन करें, तो टैक्स कैलकुलेशन में यहां पे कैंसलेशन चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस हम तब लगाएंगे जब कोई कैंसलेशन का डेटा हमें दिया हो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। नॉर्मली उनका आउटवर्ड सप्लाई तो क्या है? तो नॉर्मली उनका आउटवर्ड सप्लाई मोबाइल, लिस्टिंग फीस, कैंसलेशन और हैंडलिंग हम अभी चार्ज नहीं करेंगे जब तक स्पेसिफिकली ना कहा गया हो कि भाई कैंसलेशन और हैंडलिंग चार्जेस लगेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं स्टार कार्ड की लायबिलिटी निकालूं, तो स्टार कार्ड की लायबिलिटी जो है मोबाइल फोन का जीएसटी प्लस लिस्टिंग फीस का जीएसटी, अगर कोई एमसीक्यू में कहा गया कि कैंसलेशन हुआ तो कैंसलेशन और हैंडलिंग चार्जेस का जीएसटी में लगा होगा, और टीसीएस भी कटेगा। टीसीएस जो उनके वेब पोर्टल से थर्ड पार्टी का माल बेचा गया, खुद के माल पे तो टीसीएस कटता नहीं है, आपको खुद पता है। जो किसी थर्ड पार्टी का माल उनके वेब पोर्टल से बेचा गया तो उसका टीसीएस काटा जाएगा, यानी यहां पे सीसीटीवी और यहां पे लैपटॉप प्रिंटर का टीसीएस काटा जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो स्टार कार्ड, अगर मैं इन्फोकॉम की लायबिलिटी निकालूं तो वो तो सिंपल, जो लैपटॉप और प्रिंटर उन्होंने बेचा एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स उसकी लायबिलिटी निकलेगी। और सिक्योर वर्ल्ड की लायबिलिटी निकालूं तो जो सीसीटीवी बेचा उसकी लायबिलिटी उनकी निकलेगी। बात समझ में आई आपके? अब उसके बाद में बेटा मैं यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये कि ये इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट, क्योंकि उन्होंने 3 रेट दिए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ओके, ऐसा तो बोला नहीं सभी ट्रांजेक्शन इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। तो अब ऐसे सिचुएशन में मैं सबका पीओएस फिक्स कर देता हूं। पीओएस तो पहले स्टार कार्ड का हम पीओएस फिक्स करते हैं, अगर पीओएस फिक्स होने के बाद ही हम उसको इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट बोल पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार कार्ड का पीओएस अगर हम फिक्स करने जाए, तो स्टार कार्ड ने मोबाइल बेचा, स्टार कार्ड दिल्ली है और पुलकित राजस्थान है, स्टार कार्ड डिस्पैच कर रहा है, तो इसका पीओएस जो है बेटा, मोबाइल का पीओएस जो है यहां पे सेक्शन 10(1) ऑफ आईजीएसटी, सेक्शन 10(1) ऑफ आईजीएसटी, जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी वो उसका पीओएस माना जाएगा। गुड्स की मूवमेंट जो है 10(1) में बोल सकता हूं, तो गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी राजस्थान। ओके, गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी, ठीक है। तो गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी राजस्थान। तो अगर राजस्थान में टर्मिनेट होगी तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है और पीओएस राजस्थान में है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन आईजीएसटी का माना जाएगा। वेरी गुड। ओके, ये ट्रांजैक्शन किसका? आईजीएसटी का माना जाएगा। चलो, स्टार कार्ड के आउटवर्ड सप्लाई में ये दिया हुआ है। अब दूसरा, स्टार कार्ड के आउटवर्ड सप्लाई में लिस्टिंग फीस, कैंसलेशन, हैंडलिंग। अब सर ये सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो इसका भी पीओएस सेक्शन 12 या 13 से निकलेगा। सेक्शन 12 कहता है अगर दोनों पार्टीज, अब देखो स्टार कार्ड का ये लिस्टिंग फीस के लिए सप्लायर स्टार कार्ड्स है और रिसिपिएंट ये दो सेलर है, क्योंकि उनको लिस्टिंग फीस लगाई जाएगी, तो ये दोनों सेलर लिस्टिंग फीस है।
लिस्टिंग फीस के लिए इन दोनों सेलर को सप्लाई ऑफ सर्विस चार्ज किया जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? और बेटा अगर मेरे कुछ वर्ड्स में गलतियां होती है तो मैं करेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग में हूँ, आप मेरे सामने नहीं हूँ। ओके, मैं कैमरा देख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये सप्लाई ऑफ सर्विस का पीओएस कैसे फिक्स होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस का पीओएस फिक्स होगा सेक्शन 12 या 13 से। सेक्शन 12 करता है कि दोनों पार्टी मतलब सप्लायर एज वेल एज रिसिपिएंट विद इन इंडिया है तो फिर सेक्शन 12 से फिक्स होगा। अब ये लिस्टिंग फीस, कैंसलेशन, हैंडलिंग चार्जेस क्या ओके सेक्शन 12(2) के हिसाब से जनरल रूल अप्लाई होगा, क्योंकि बाकी कोई रूल्स अप्लीकेबल यहाँ नहीं होंगे। तो जनरल रूल के हिसाब से इसका पीओएस माना जाएगा। तो जनरल रूल के हिसाब से इसका पीओएस जो है यहाँ पे लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अब लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन्फोकॉम रजिस्टर उनका रिसिपिएंट है, तो इन्फोकॉम यूपी और गुजरात। तो पीओएस इसका जो है लिस्टिंग फीस का पीओएस यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो ये यूपी माना जाएगा और ये जो है पीओएस गुजरात माना जाएगा। तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली और यहाँ पे रिसिपिएंट यूपी या गुजरात में है तो वो भी आईजीएसटी के ट्रांजैक्शन में आएंगे। यानी ये भी आईजीएसटी के ट्रांजैक्शन में आएगा और ये भी कोई भी फीस चार्ज हो, लिस्टिंग फीस हो, कैंसलेशन फीस हो और हैंडलिंग फीस हो, वो भी आईजीएसटी के इसमें ही आएगा। आई रिपीट, वही आईजीएसटी के इसमें आएगा। सर क्या ये जो स्टार कार्ड चार्ज कर रहा है, एक पॉइंट आपका आ सकता है, स्टार कार्ड जो चार्ज कर रहा है लिस्टिंग फीस, कैंसलेशन और हैंडलिंग फीस, ओके, तो स्टार कार्ड जो है ये गुड्स बेचने के लिए इंटरमीडियरी माना जाएगा क्या? और अगर ये इंटरमीडियरी माना जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा सेक्शन 13(8) में सर इंटरमीडियरी का पीओएस दिया है। पहली बात तो आप गलत कर रहे हो, ये इंटरमीडियरी वगैरह अगर आप मान भी लो लेकिन सेक्शन 13 लगाना ही नहीं है हमें। वो इंटरमीडियरी लोकेशन ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(8) ओके, वो कंसेप्ट अलग है। वो इंटरमीडियरी लोकेशन ऑफ सप्लायर वो सेक्शन 13 में है और हम 13 से पीओएस फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम सेक्शन 12 से पीओएस फिक्स कर रहे हैं। और सेक्शन 12 में इंटरमीडियरी भी होगा तो भी यहाँ पे जनरल रूल ही लगता है, क्योंकि इंटरमीडियरी के लिए कोई सेपरेट सबसेक्शन नहीं है। इसलिए जनरल रूल के हिसाब से सेक्शन 12(2) में इसका पीओएस फिक्स किया जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, उसके बेस पे इसका ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट या इंटरस्टेट माना जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। तो लिस्टिंग फीस के लिए भी आईजीएसटी के ट्रांजैक्शन है। चलो हमने ये भी फिक्स कर लिया। उसके बाद में अब अगर इन्फोकॉम का ट्रांजैक्शन देखा जाए, इनवॉइस कौन दे रहा है बेटा? इन्फोकॉम। किसको दे रहा है? पुलकित को। क्या बेचा? गुड्स बेचा, क्योंकि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, लैपटॉप और प्रिंटर। तो लैपटॉप और प्रिंटर सप्लाई ऑफ गुड्स है, गुड्स है तो सेक्शन 10 में जाएंगे। ओके, सेक्शन 10(1) में हम ये देखेंगे कि गुड्स का पीओएस कैसे फिक्स किया जाता है। तो गुड्स का पीओएस बेटा यहाँ पे जहाँ गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा फॉर डिलीवरी, तो यहाँ पे शिपिंग इन्फोकॉम कर रहा है और गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हुई फॉर डिलीवरी राजस्थान, तो ये भी ओके यहाँ पे 10(1)(a) के हिसाब से फिक्स किया जाएगा और ये आईजीएसटी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। हाँ, और ये जो फीस का है मैं लिख देता हूँ, सेक्शन 12(2)(a) के हिसाब से फिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 12(2) सॉरी ए नहीं, सेक्शन 12(2) के हिसाब से। तो ये भी गुड्स के लिए 10(1)(a) के हिसाब से, और ये भी यहाँ पे गुजरात से शिपिंग किया गया राजस्थान, तो सेक्शन 10(1) के हिसाब से यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 10(1) के हिसाब से आईजीएसटी जो है यहाँ लगाया जाएगा। आई रिपीट, आईजीएसटी लगाया जाएगा। तो ये था कंसेप्ट रिगार्डिंग टू हमारा, आई रिपीट, ये जो था कंसेप्ट। तो अप्लीकेबिलिटी ऑफ पीओएस फॉर डिसाइडिंग इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट, तो ये सब हमने किया। चलिए अब केस स्टडी तो आप समझ गए होंगे, कॉन्फिडेंस आपको आ गया होगा। और दूसरा एक पॉइंट कह दूं, टीसीएस भी काटने के लिए, जैसा टीसीएस आईजीएसटी होगा तो 1%, सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो 0.05%। अब एक बात मैं आपको कह देता हूं, ये जब टीसीएस काटेगा लैपटॉप और प्रिंटर का, तो जो गुड्स की वैल्यू होगी, आई रिपीट, जो गुड्स की नेट वैल्यू होगी, नेट वैल्यू मतलब रिटर्न डिडक्ट करने के बाद, अगर कोई रिटर्न होगा तो वो डिडक्ट करना पड़ेगा, तो गुड्स की जो नेट वैल्यू होगी उसका 1% आईजीएसटी या 0.5 सीजीएसटी एसजीएसटी। अब एक बात ये कह दूं आपको कि ये जब टीसीएस काटता है, कौन यहाँ पे
स्टार कार्ड ईसीओ जब टीसीएस काटता है तो ओरिजिनल सेलर का इनवॉइस के बेस पे उसका इंट्रास्टेट इंटरस्टेट डिसाइड होता है। मतलब क्या, अगर ओरिजिनल इनवॉइस आईजीएसटी का है तो टीसीएस भी आईजीएसटी का कटेगा, अगर ओरिजिनल इनवॉइस सीजीएसटी एसजीएसटी का है तो टीसीएस भी सीजीएसटी एसजीएसटी का कटेगा। मतलब ये जो ईसीओ टीसीएस काटेगा ये इसके बेस पे होगा कि जो ओरिजिनल सेलर है उन्होंने इनवॉइस कैसे बनाया है और उसके बेसिस पे यहां पे टीसीएस काटा जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए अब ये डायग्राम मैं आपके सामने रखूंगा, आपने कैलकुलेशन करना है। ओके, और ये डायग्राम के बेसिस पे आपने फटाफट कैलकुलेशन करना है और आंसर स्ट्रेस करना है बेटा, मेरा आंसर नहीं देखना है। ठीक है, तो चलिए अब बेटा मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं एमसीक्यू में, द बेसिस द अफोरसेड सिनारियो प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला, द नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग अमाउंट पेएबल एज अ टीसीएस एंड आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट तो है ही नहीं, ओके तो अच्छी बात है, आईटीसी तो कुछ भी नहीं है, तो हमें नेट मतलब टोटल लायबिलिटी। अब वो क्या कहते हैं, टोटल में आप आउटवर्ड सप्लाई की भी लायबिलिटी ले लो और उसमें टीसीएस की भी लायबिलिटी कंसीडर कर लो। तो स्टारकार्ट लिमिटेड के जो भी आउटवर्ड सप्लाई होंगे वो आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी प्लस टीसीएस भी ऐड कर दो और आपको लायबिलिटी यहाँ निकालना है। अब इसमें इन्होंने कैंसलेशन या रिटर्न का डेटा नहीं दिया है, यानी ये जो है इसमें आपको ये समझ के चलना है कि कोई कैंसलेशन नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। ओके, तो कैंसलेशन और रिटर्न नहीं है तो सिर्फ लिस्टिंग फीस के चार्जेस हो गए, तो आपको आंसर नहीं देखना है, आपको मेरे साथ अब डायग्राम में आपके सामने रखूंगा इनके स्टार कार्ड्स के जो आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई जो रहेगा उनका खुद का स्टार कार्ड का उसका टैक्स लायबिलिटी प्लस टीसीएस आपको कैलकुलेट करके देखो क्या मैच होता है। डायग्राम रही आपके सामने बेटा, चलो यार आपने आंसर ड्रॉ करना है। एक बार आपका आंसर आ गया ना, फिर मैंने प्रेजेंटेशन डिटेल में दिया है आपके समझने के लिए, पर अगर आपका और मेरा आंसर मैच हो गया तो, और आईसीएआई ने जो आरटीपी में आंसर दिया वो भी मैच हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस ही आपका बूस्ट हो जाएगा। तो चलो देखो आप कैसे निकालते हो, मैं भी देखना चाहूंगा। आया कि आपका लायबिलिटी निकाला आपने? देखो आप लायबिलिटी कैसे निकालोगे, स्टार कार्ड ने मोबाइल बेचा, मोबाइल बेचा आईजीएसटी 18% से मोबाइल का लोगे, और यहाँ कैंसलेशन हैंडलिंग कुछ भी नहीं है, तो लिस्टिंग फीस 10%, 10% ऑफ वैल्यू, तो 10% जो भी गुड्स बेचा गया, क्या बेचा गया, लैपटॉप प्रिंटर 60,000 का, उसका 10% यानी 6,000, और 1 लाख का सीसीटीवी उसका 10%, तो लिस्टिंग फीस जो होगी ओके 1 लाख का 10% 10,000 यानी 16,000, 16,000 का 16,000 या 10% लिस्टिंग फीस हुई, और वो फीस का 18% जीएसटी, ये आपका उनका आउटवर्ड सप्लाई निकल गया। और टीसीएस काट लो, 60,000 का 1% टीसीएस और 1 लाख का 1% टीसीएस, अगर आप ये सब ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, और सभी आईजीएसटी, हाँ इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी का सवाल ही नहीं, मैंने आपको बोल दिया सभी ट्रांजेक्शन आईजीएसटी में आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आपका आंसर आना चाहिए, चलो मैच करो मेरे साथ फटाफट, 9880 आना चाहिए आपका आंसर। आया क्या? जिसका भी आंसर 9880 आया ओके, मतलब वो मेरे साथ मैच कर रहा है। चलो बता देता हूँ कैसे। मोबाइल फ़ोन का 18% के हिसाब से 5,400, ओके ये मैंने रीज़न दिया आईजीएसटी ट्रांजेक्शन वगैरह वो आपने पढ़ लेना। और लिस्टिंग फीस का यहाँ पे 50,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख, उसका 10% आपकी लिस्टिंग फीस, उसका 18% जीएसटी, यानी 2880। ये
ये पहले एमसीक्यू में हैंडलिंग चार्जेस नहीं है, ओके, टॉलरेंस चार्जेस यानी कैंसलेशन चार्जेस नहीं है, सवाल ही नहीं आता है, तो उसका कोई टैक्स नहीं आएगा। प्लस उसका टीसीएस, टीसीएस जो काटेगा तो लैपटॉप और प्रिंटर का 1% टीसीएस यानी 600 रुपये, और सीसीटीवी का 1% यानी 1000। ये टीसीएस भी आईजीएसटी रहेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। तो ये टोटल कर देते हो तो आपका 9880 आंसर आता है ना सिंपल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी केस स्टडी आएगी ना, तो आप पहले 5 मिनट वो केस स्टडी का पूरा डायग्राम अच्छे से बना लेना, ओके, रफ में। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया ना, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ओके, आप फटाफट उसको सॉल्व कर पाएंगे, और आंसर 9880 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वो क्या पूछते हैं, नेट टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट इफ एनी, हाँ, आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट इफ एनी, ओके, ऑफ इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर वर्ल्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। यानी अब इन्फोकॉम का और सिक्योर वर्ल्ड का इन्होंने टैक्स लाइबिलिटी पूछा है क्रेडिट के बाद। तो आप बोलोगे क्रेडिट तो सर इनका कुछ भी नहीं है, रुकना रुकना रुकना, तो यहाँ इनका क्रेडिट कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलो डायग्राम आपके सामने, आंसर मत देखना, डायग्राम आपके सामने है, मैं देखना चाहता हूँ कौन सही आंसर देता है, मैं देखना चाहता हूँ कौन सही आंसर देता है। चलो बताओ, आपको इन्फोकॉम की लाइबिलिटी निकालनी है, इन्फोकॉम की, उनका तो से सप्लाई ऑफ गुड्स है, 60,000 का माल इसने बेचा, और सिक्योर वर्ल्ड जो है इसने 1 लाख का माल बेचा, तो 60,000 का 18% और 1 लाख का 18%, लाइबिलिटी निकल गई। पर उन्होंने नेट टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, तो इन्फोकॉम की नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी और सिक्योर वर्ल्ड की नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी? सर सीधी बात है, 60,000 का, तो यहाँ आप कैलकुलेशन करोगे, 60,000 का 18%, 1 लाख का 18%, लाइबिलिटी निकल गई। नहीं बेटा, इनका आईटीसी भी है। सर आईटीसी कहाँ से आ गया, इनका आईटीसी कहाँ से आ गया, बताता हूँ। इनका आईटीसी बेटा, ये जो इसने लिस्टिंग फीस लगाई है ना 10%, 60,000 का जो 10% लिस्टिंग फीस है, उसके ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ है, वो आईटीसी लेंगे, उसका आईटीसी लेंगे। तो ये दोनों भी उसका आईटीसी लेंगे, और नेट पूछा है तो वो आईटीसी लेंगे, वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा। और जो टीसीएस काटा हुआ है, ध्यान से सुनना, टीसीएस काटा हुआ है वो आपके कैश लेजर में जमा होता है, तो वो कैश लेजर से आपको डिडक्शन मिलेगा, तो वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ये लिस्टिंग फीस का आईटीसी लेना पड़ेगा, और टीसीएस जो काटा गया वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा, जो उसके कैश लेजर में जमा होता है। यही ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ जी। ये सेकंड एमसीक्यू जिसने हैंडल कर लिया ना बॉस, उसके कंसेप्ट ही क्लियर है, केस स्टडी बहुत अच्छा है। तो ऐसे केस में यहाँ पे इनके आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी आईटीसी मिलेगा लिस्टिंग फीस का, और यहाँ पे टीसीएस जो है टीसीएस का भी डिडक्शन मिलेगा। तो बेटा देखो बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत अच्छे से लिया है। नेक्स्ट इसमें अगर देखोगे तो आप इन्फोकॉम की लायबिलिटी 50,000 का लैपटॉप, 10,000 का प्रिंटर, 9,000 और 1,800 रुपये उनकी लायबिलिटी आएगी। आईजीएसटी की आएगी, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। उसके बाद में आईटीसी लिस्टिंग फीस का मिलेगा, ओके, वो 1080, ओके, और यहाँ पे उनका जो टीसीएस कटा, ये जो टीसीएस कटा उसका 1,800 रुपये, ओके, यानी नेट 9120 इस किसका है बेटा, 9120 इन्फोकॉम का आया। और सिमिलर ग्राउंड पे सीसीटीवी बेचा 18,000, आईजीएसटी आईटीसी लिया और टीसीएस लिया, यानी 15,200 जो है वो यहाँ पे सिक्योर वर्ल्ड का। तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे क्या बेटा, 9120 वाला और 15, यानी सी आंसर आपका सही रहेगा, सी आंसर आपका सही होगा। तो जिसका ये सी आंसर सही आया है बेटा, परफेक्ट आपको मार्क मिल जाएगी इसमें, ठीक है। बहुत केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू मज़ा आ रहा है, ये खास बात है। मैंने तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन आईजीएसटी की लायबिलिटी वो तो आपको कंफ्यूज कर रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी भी दे रहे हैं, पीओएस भी देख रहे हैं, और आपको लायबिलिटी भी टीसीएस का क्रेडिट लेके आपको लायबिलिटी निकालने लगा रहे हैं। सुपर, बहुत अच्छे से उन्होंने ये यहाँ पे बनाया है एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बेटा, यहाँ पे in case it is assumed that secure world turnover does not exceed the threshold limit for obtaining the registration and as applicable GST law। अब बेटा सिक्योर वर्ल्ड ने क्या बेचा, सीसीटीवी। अब आपको याद होगा तो सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ध्यान से सुनना, ओके, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला क्लॉज याद रखना। अब मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ और फिर हम बात करेंगे। In case it is assumed that secure world turnover does not exceed the threshold limit for obtaining registration under applicable GST law,
Secure World shall discharge tax only on the sales made through Star Card. A Secure World is not required to obtain registration as threshold limit for obtaining registration is not crossed or no tax is payable. Star Card shall be liable to discharge tax liability of sales made by Secure World. Or last, Secure World is required to obtain a registration and shall liable to pay tax on the taxable supplies made through Star Cards or on its own. हाँ, तो बेटा अब इसमें से मैं आंसर कहूँगा डी, क्योंकि बताता हूँ पहली बात तो यार सेक्शन 9(5) नहीं लगेगा, क्योंकि 9(5) सर्विसेज के लिए लगता है और वो भी नोटिफाइड सर्विस के लिए, जिसमें और कैब है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, अनरजिस्टर्ड होटल्स है और हाउसकीपिंग प्लम्बर वगैरह है। तो ये 9(5) तो नहीं लगेगा, यानी लाइबिलिटी इश्यू पे नहीं आएगी। दूसरा सेक्शन 24 आपको याद होगा तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में एक क्लॉज है। और क्या क्लॉज है बेटा? क्लॉज ये है कि अगर कोई भी पर्सन ईसीओ जो टीसीएस काटता है उसके थ्रू सप्लाई कर रहा है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और खुद की लायबिलिटी खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सिचुएशन में उन्हें खुद की लायबिलिटी खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, यहां पे ध्यान से सुनना। दूसरी बात यहां पे ये है बेटा कि वहाँ एक एग्जम्पशन है और वो सिर्फ सर्विस वालों को है, यानी अगर सर्विस वाले ईसीओ के थ्रू बेच रहे हैं तो 20 लाख का थ्रेशोल्ड ले सकते हैं। पर सिक्योर वर्ल्ड जो है वो सर्विस नहीं, क्या बेच रहा है? सीसीटीवी। तो सीसीटीवी अगर ईसीओ के थ्रू बेच रहा है तो वो केस में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ये मैंने उसका डिटेल आंसर यहाँ पे दिया है, आपने जरूर पढ़ना, पूरा डिटेलिंग उसका मैंने किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। वो क्या कहते हैं? अज्यूमिंग दैट Pulkit returned the printer purchase from Infocom Limited in the month of January. As per the return policy, Star Card charges 20% of value of the printer as cancellation charges from Pulkit, 10% value of printer as handling charges from Infocom Limited. The net tax liability, including amount payable as a TCS, if of Star Card in such scenario for following month. यानी Star Cards का फिर से net tax liability निकालो। ओके फिर से, यानी पहला जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा चेंज किया कि रिटर्न भी है और रिटर्न जो है उसमें प्रिंटर का 20% कैंसलेशन चार्जेस है और 10% हैंडलिंग चार्जेस है। तो बेटा डायग्राम देख के आप निकालो, फिर आंसर टैली करना। ओके अब आपको स्टार कार्ड के आउटवर्ड सप्लाई में मोबाइल फोन, लिस्टिंग फीस, कैंसलेशन चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस और उसका टीसीएस, ये सब ऐड करना है और निकालो टैक्स लायबिलिटी। क्रेडिट तो कुछ नहीं है, ओके स्टार कार्ड का क्रेडिट कुछ नहीं है, निकालो। अगर आपका आंसर मैच हो गया ना बॉस तो बस फिर तो और मजा आ जाएगा। चलो फटाफट निकालो। निकल गई आपकी। अब आपकी जो लायबिलिटी आनी चाहिए मेरे हिसाब से, आपकी लायबिलिटी जो है यहाँ पे ये सिचुएशन में आपकी लायबिलिटी 10,320, यानी ये आईजीएसटी के लायबिलिटी जो है 10,320 रुपये आना चाहिए। कैसे, मैं बता देता हूँ। 10,320 रुपये ऐसे कि मोबाइल फ़ोन जो बेचा वो तो 5,400। हाँ, लिस्टिंग फीस, अब ख्याल में रखना, इवन दो प्रिंटर वापस कर दिया है पर एक पॉइंट था, कैंसलेशन भी हो जाता है तो भी लिस्टिंग फीस तो लगेगी। लिस्टिंग फीस लगेगी तो सेम लिस्टिंग फीस 2880 जो हमने पहले कंप्यूट की थी। उसके बाद में हैंडलिंग चार्जेस, और यहाँ पे आपको 10% ऑफ प्रिंटर वैल्यू, 10% ऑफ प्रिंटर हैंडलिंग चार्जेस, उसका 18% जीएसटी यानी 180 रुपीज़, और कैंसलेशन चार्जेस यहाँ पे प्रिंटर 20%, उसका 18% 360 है। और यहाँ पे टीसीएस, अब यही तो खास बात है, टीसीएस बेटा 60,000 पे नहीं कट होगा, टीसीएस नेट वैल्यू पे होता है। और आपको याद होगा तो नेट वैल्यू मतलब आपने जो बेचा माइनस रिटर्न, यानी 60,000 माइनस 10,000, यानी पहले वाले प्रॉब्लम में हमने 60,000 का टीसीएस काटा था, लेकिन यहाँ पे 60,000 माइनस 10,000 50,000 का ही टीसीएस कटेगा, यानी 500 रुपये, और यहाँ पे सीसीटीवी 1,000। ओके, यानी आपका 10,320 रुपये ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए।
ठीक है, 10,320 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एंड इसमें नेट वैल्यू के कंसेप्ट भी उन्होंने कवर कर लिए। तो यहाँ पे 10,320 जो है आपकी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो यस, दिस इज रिगार्डिंग टू यहाँ पे दिस एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद में वो क्या पूछ रहे देखो, स्टार कार्ड प्रोवाइड अ फ्री गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹2,000 on January 31 which can be redeemed against any purchases of goods made in the future on star cards. Any purchases of goods. The supply of voucher in the hands of star card would become, अच्छा वाउचर दिया और उसके अगेंस्ट में वो कुछ भी परचेस कर सकते हैं। ओके, 2000 तक कुछ भी परचेस कर सकते हैं। मतलब ये वाउचर है, आइडेंटिफाइबल या नॉन आइडेंटिफाइबल? नॉन आइडेंटिफाइबल है कोई की, क्योंकि कोई भी गुड्स यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी कब आएगी देखना, taxable supply 2000 liable GST in the month of January, taxable supply 2000 liable to GST in the month in which voucher is redeemed by Pulkit. उसके बाद में डिस्काउंट ऑफर्ड टू पुलकित ऑन परचेसेस मेड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड नो टैक्स वुड बी पेएबल ऑन सच वाउचर, और डिस्काउंट ऑफर टू पुलकित एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। तो मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि नॉन आइडेंटिफाइबल है तो इसकी जीएसटी लाइबिलिटी जिस दिन रिडीम होगा ओके उस दिन आएगी। तो ये हमने देखा था प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 12(4) में। ओके, जिस दिन रिडीम होगा उस दिन उसकी लाइबिलिटी आएगी। तो बेटा ये जो है पहले 5 हमने एमसीक्यू देखे थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में। अब जो है नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू 6 to 10 आर बेस्ड ऑन केस सिनारियो गिवन बिलो। उसके लिए उन्होंने दूसरा केस दिया है तो ये कवर किया है। पहला हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। चलो तो ये पढ़ लेते हैं और इसका रिलेटेड डायग्राम भी हम निकालते हैं। एडवांस ट्रेडर इज अ पार्टनरशिप फर्म इन जयपुर, राजस्थान. The firm has obtained GST registration at its head office, Jaipur. Further, the firm is having its depot for storage for goods in other district in Rajasthan. The depot are added as additional place of business in the GST registration obtained at HO. Following details are provided about the firm for the month of July. ठीक है, एडवांस ट्रेडर जो है राजस्थान का है। राजस्थान में उनका एचओ और रजिस्ट्रेशन भी जयपुर है और उनके अलग अलग डेपोज हैं। उसके बाद में उसके ट्रांजैक्शन उन्होंने दिए हैं। पहला, चलो मैं यहाँ डायग्राम निकाल देता हूँ। एडवांस ट्रेडर, ठीक है, जयपुर, एचओ, रजिस्टर्ड। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स देखो क्या दिया है इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के ट्रांजेक्शन्स क्या है? एडवांस ट्रेडर रिसीव्ड गुड्स वर्थ ₹5 lakhs for which GST is payable on river charge basis. The goods were received on 25th July. The supplier issued the invoice dated 24th July and payment for the same was made by advance trader on 30th July. Due to absence of accounts, the transaction was recorded in the books of account on 1st August. तो चलो इनको एक गुड्स मिला, गुड्स वैल्यू है 5 lakhs। ठीक है, उसका डेटा ये दिया है उन्होंने, गुड्स रिसीव्ड, तो रिसिप्ट दिया है 25th जुलाई। मेरे साथ ड्रॉ करो तो आपको भी समझ में आएगा। सप्लायर्स इनवॉइस, रिसिप्ट, पेमेंट, पेमेंट कब किया उसका 30th जुलाई, और सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर्स इनवॉइस वह 24th जुलाई। ठीक है, और ये गुड्स आरसीएम वाला है, आप समझ गए होगे। गुड्स लिया, आरसीएम वाला गुड्स है, आपके समझ में आ गया, और डेट दिया है। गुड्स के केस में 31st डे फ्रॉम इनवॉइस और विच एवर इज लोअर
RCM का TOS आता है, हम फिक्स करेंगे, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उसके बाद में सेकंड, in the month of July, advance trader issued a voucher 2 lakhs to his customer, which were eligible to be redeemed against identified goods. Also, certain customer issued voucher of 5 lakhs. The said voucher were eligible to be redeemed against any supply of goods in next 6 months. मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन्होंने वाउचर्स दिए, ये वाउचर्स में आइडेंटिफाइबल एंड नॉन आइडेंटिफाइबल, तो आइडेंटिफाइबल वाउचर्स जो दिए हैं वो 2 लाख रुपए के हैं, और नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर्स जो है वो 5 लाख रुपए के हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, इन द मंथ ऑफ Mr. X, a partner in the firm, book a hotel in Udaipur, Rajasthan for the wedding of his daughter in the month of October. Advance amount 5 lakhs for booking the hotel was paid by way of online payment from the current account advance trader in July. Hotel charge GST 28% जो भी होगा on the amount received on advance and issued a receipt voucher. तो इन्होंने और एक सर्विस ली, होटल की सर्विस ली, पर ये होटल की सर्विस पर्सनल यूज़ के लिए है, शादी में, डॉटर्स की शादी में लिया गया उन्होंने, लेकिन पेमेंट वो यहाँ पे फर्म से हुआ है, पेमेंट जो है फर्म से हुआ है, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए वो सर्विस ली गई, होटल वाली सर्विस, उसका तो क्रेडिट का सवाल ही नहीं आता है क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए है। चलो, पर हम हमारे डिस्कशन में तो लिख देंगे। उसके बाद में डी क्लॉज, एडवांस ट्रेडर मेड अ सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹25 lakhs ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई. आउट ऑफ aforesaid supply of goods 5 lakhs were not liable to GST. However, advance trader inadvertently charged the GST on such goods and collected the same from the customer. तो सप्लाई ऑफ गुड्स दिए, सप्लाई ऑफ गुड्स किए, इसमें से ओके 20 लाख टोटल उनका सप्लाई ऑफ गुड्स 25 लाख हुआ। चलो, इसमें से 20 लाख जो है ये टैक्सेबल था और 5 lakhs नॉन टैक्सेबल था, एग्जाम था, बट टैक्स चार्ज, ठीक है, मतलब एक्सेस कलेक्शन हुआ, ओके, उन्होंने टैक्स चार्ज किया। उसके बाद नेक्स्ट, ड्यू टू क्लेरिकल एरर एडवांस ट्रेडर मेड अ डिपॉजिट इन अ माइनर हेड पेनल्टी of major head IGST for an amount of ₹3 lakhs. There is no liability of interest on any IGST liability and amount is lying as unutilized on GST portal. ठीक है, तो ये जो है माइनर हेड पेनल्टी में पैसा डाल दिया पर वो यूज़ नहीं हो पाया। अमेंडमेंट याद करना, नवंबर 20 की अमेंडमेंट है, सभी स्टूडेंट के लिए कह देता हूँ, नवंबर 20 की अमेंडमेंट्स है, ठीक है। अब आगे देखते हो क्या कहते हैं। द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स रेट ऑन 1 जुलाई फॉर द फर्म इज नील, ठीक है, कोई बैलेंस नहीं है। जीएसटी रेट 9,918 दिया है। ऑल अमाउंट्स गिवन अब आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ओके। बेसिस अफोर्सेड सिनेरियो प्लीज आंसर द फॉलोइंग। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपने आंसर नहीं देखना है, मेरे साथ डायग्राम के बेस पे सॉल्व करना है। कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी टू डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर से आपको जीएसटी लाइबिलिटी कितनी डिस्चार्ज करनी है, ख्याल रहे। कैश लेजर से लाइबिलिटी डिस्चार्ज करते वक्त हमें ये याद रखना है एक्चुअल आउटवर्ड सप्लाई की लाइबिलिटी कितनी है, प्लस आरसीएम में रिवर चार्ज की लाइबिलिटी कितनी है, माइनस हमारा आईटीसी कितना है, क्योंकि हम आईटीसी भी लेंगे तो जो नेट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज करने के बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करेंगे, तो कैश लेजर की लाइबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। For computing this liability, consider that there is no adjustment regarding amount provided in the point E. हाँ, ये liability निकालते वक्त आप E point consider ना करें, अभी फिलहाल E point consider ना करें, पहले A, B, C, D point consider करें और उसके ऊपर liability निकालें। चलो, मैं देखना चाहूँगा, पहले आप ट्राई करो, ओके, कि आपकी लाइबिलिटी कितनी आती है, आपका आंसर मैच होता है क्या, फिर हम डिस्कस करेंगे आंसर पे। चलो फटाफट ट्राई करो। जीएसटी रेट जो है वो 18% है और यहाँ पे
सभी सप्लाई राजस्थान में दिया गया है। चलो बताओ क्या कितनी लायबिलिटी आएगी। देखो ट्राई करो पहले। कैलकुलेटर पे ही ट्राई कर लो फटाफट। 18% का जीएसटी ले लेना। हो जाना चाहिए आपका। देखो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाइबल वाउचर है, इसका लाइबिलिटी जुलाई में आएगा। नॉन आइडेंटिफाइबल का अभी नहीं आएगा। और दूसरा, ये जो 20 लाख है इसका 18% से आएगा, और 5 लाख का भी आएगा। क्यों ना, नॉन टैक्सेबल है पर उसने चार्ज किया है, एक्सेस कलेक्शन किया है, तो हमें उसकी लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, हाँ वो हम नोट लिख देंगे कि एक्सेस कलेक्शन है तो उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो सेक्शन 76 में, वो बात अलग है। पर उन्होंने किया है, चार्ज किया है, कस्टमर से कलेक्ट किया है, तो आपको इसकी भी लाइबिलिटी ले लेनी है। ठीक है, तो ये उसकी आउटवर्ड टैक्स की लाइबिलिटी हुई। दूसरी बात, अब हम उसकी नेट लाइबिलिटी निकालेंगे तो होटल का तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको सवाल ही नहीं आता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए है। रिवर चार्ज में 5 लाख की लाइबिलिटी भी आएगी। अब 5 लाख की लाइबिलिटी रिवर चार्ज में आएगी क्या? वो तब आएगी जब पीओएस जुलाई में फिक्स होगा। सॉरी, पीओएस नहीं, टीओएस। टीओएस जुलाई में फिक्स होगा। अब टीओएस जुलाई में फिक्स कैसे होगा? तो रिवर चार्ज याद करो, रिवर चार्ज का टीओएस याद करो। आपको याद होगा तो डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ पेमेंट, और अगर दोनों पॉसिबल नहीं हुआ, कुछ याद आ रहा है, तो 31st डे, तो 31st डे फ्रॉम 24 जुलाई, तो जो भी आएगा विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आप देखोगे तो अर्लियर 25 जुलाई ही आएगा। ओके, तो 25 जुलाई डेट ऑफ पेमेंट या 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, तो आपका 25 जुलाई ही अर्लियर आएगा। तो 25 जुलाई जो है, ओके, मतलब आरसीएम में भी इसकी भी लाइबिलिटी आएगी। लेकिन आरसीएम में इसकी लाइबिलिटी तो आएगी, माइनस उसका क्रेडिट भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट हमें ऐड भी करना पड़ेगा और उसका बाद में लेस क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो कैश लेजर से नेट आईटीसी आपके सामने आ जाएगा। तो अगर ये सब करने के बाद देखिए आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो मैं थोड़ा अब यहाँ पे आंसर आना चाहिए 4,86,000। कैसे आया? तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाइबल वाउचर है 2 लाख का आईजीएसटी, तो बेटा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया था। अब ये 4,86,000 कैसे आया, थोड़ा समझ लो। पहली बात तो ये आईजीएस नहीं है, सिर्फ जीएसटी लो। और सब ट्रांजेक्शन उनके राजस्थान में ही है, और उन्होंने आंसर में कहीं पे भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का बाइफर्केशन नहीं किया है। तो मैं जीएसटी के बेस पर ही कैलकुलेशन करूंगा। तो जहां तक है रिडीमेबल वाउचर का 36,000, रीज़न मैंने दिया है टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से। जो आइडेंटिफाइबल वाउचर है उसका टीओएस इसी मंथ में आ जाएगा, डेट ऑफ इश्यू पे। उसके बाद टैक्सेबल गुड्स उन्होंने सप्लाई किया, उसका 3,60,000, 20 लैक्स का। और एग्जाम गुड्स जो था उस पर उन्होंने जीएसटी लगाया, तो उस पर भी आएगा। हाँ, नोट दिया है, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 76 सच जीएसटी शैल बी पेबल टू द गवर्नमेंट इमीडिएटली। अगर आपने चार्ज किया है और कस्टमर को पास ऑन किया है तो लाइबिलिटी आपको आएगी और इमीडिएटली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो सेक्शन 76 का भी यहाँ रेफरेंस उन्होंने लिया है। तो उनके आउटवर्ड सप्लाई पे 4,86,000 आ रहा है। उसके बाद में आईटीसी, हम आईटीसी अगर क्लेम करें तो देखो यहाँ आईटीसी जो रिवर चार्ज वाली लाइबिलिटी 18%, उसका आईटीसी क्लेम करेंगे 90,000, और होटल का नहीं क्लेम करेंगे क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए है। तो बेटा यहाँ पे
रिवर चार्ज की लाइबिलिटी का टीओएस जुलाई में आ रहा है, जिसके लिए मैंने सेक्शन 12(3) का यूज़ किया और हमने ये डिस्कशन किया कि विच एवर इज अर्लियर डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ पेमेंट या 31st डे, तो 31st डे 24 अगस्त आ रहा है, तो विच एवर इज अर्लियर वो डेट आ गया। तो हम अगर लास्ट कंक्लूड करें तो टोटल मेरी लाइबिलिटी आएगी इंक्लूडिंग आरसीएम, वो 4,86,000 आउटवर्ड सप्लाई की, 90,000 आरसीएम की मुझे पे करना पड़ेगा और सेम मंथ में आरसीएम का क्रेडिट भी मिल जाएगा, यानी मेरी लाइबिलिटी जो हुई 4,86,000 ही हुई। अगर आपका ये मैच करता है तो दैट्स ग्रेट, ओके, यानी आप मेरे साथ चल रहे हो, ठीक है। ये लाइबिलिटी यहाँ पे। दूसरा उन्होंने क्या पूछा, देखो 7 नंबर का, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू एडवांस ट्रेडर अगेंस्ट द होटल बुकिंग एक्सपेंसेस शैल बी वुड बी एनी चेंज इफ द होटल इज इन लोकेटेड आउटसाइड द राजस्थान। पहली बात तो मैं आपको कह दूं, होटल की जो सर्विस ली वो राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर हो, उसका आईटीसी मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, क्या, नील, देर इज नो चेंज इवन इफ होटल लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान, CGST, SGST, no credit would be available at hotel been located outside Rajasthan. 70,000 CGST, 70,000 SGST, IGST, etc. और नील IGST 140,000 वुड बी अवेलेबल एज। तो पहला ही आंसर आएगा बेटा, क्योंकि वो पर्सनल पर्पस के लिए, और पर्सनल पर्पस के लिए तो उसके कहीं पे भी हो, राजस्थान और जयपुर में हो या राजस्थान के बाहर हो, उसका आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये 7 का आंसर होगा ए बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। What is the time limit for issuance of show cause notice where GST collected on supplies which are not liable to GST? अगर आपको याद होगा तो ऊपर की इसमें एक 5 लाख का अमाउंट था जो नॉट लायबल टू जीएसटी था, पर उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर लिया गया। तो उसके ऊपर अगर जीएसटी कलेक्ट कर लिया दोस्तों, तो ऐसे सिचुएशन में वो गवर्नमेंट को सेक्शन 76 में इमीडिएटली पे करना पड़ता है। अगर इमीडिएटली आपने पे नहीं किया तो आपको शो कॉज नोटिस आती है, पर उसकी कोई टाइम लिमिट है क्या? मैं आपको कह दूं, सेक्शन 76 पढ़ लो इमीडिएटली, अभी कोई टाइम लिमिट नहीं है शो कॉज नोटिस की। मतलब ये हुआ कि सेक्शन यहाँ पे 73, 74 में टाइम लिमिट है, मतलब अदर देन फ्रॉड केस होगा तो 2 साल 9 महीना, ओके, फ्रॉड का केस होगा तो 4 साल 6 महीना, ये टाइम लिमिट वहाँ पे दी है। लेकिन सेक्शन 76 में कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आपका आंसर जो है, नो टाइम लिमिट टू बी इश्यूड शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 76 में कोई यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, ये हमने देखा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे मैंने सेक्शन 76 का रेफरेंस दिया है, ओके, डिटेल में आंसर यहाँ पे दिया है उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, एडवांस ट्रेडर क्लेम अ रिफंड ऑफ अमाउंट पेड इरोनियसली इन माइनर हेड पेनल्टी मेजर हेड IGST, authority rejected the refund claim, advance trader filed a civil suit before jurisdictional magistrate, choose the correct answer। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे उसने रिफंड क्लेम कर लिया क्योंकि उसने पेनल्टी में एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दिया था, वो ई पॉइंट अगर आपको याद होगा तो उसने रिफंड क्लेम किया। तो अगर उसने रिफंड क्लेम किया और उसका रिफंड रिजेक्ट हो गया, रिफंड रिजेक्ट हो गया, तो उसने सिविल कोर्ट के पास सूट फाइल किया, तो क्या उसका सिविल कोर्ट के पास सूट फाइल करना सही है? 4 ऑप्शन दिए। जुरिशनल मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द अथॉरिटी टू प्रोसेस द रिफंड अमाउंट, जुरिशनल मैजिस्ट्रेट कैन रीडायरेक्ट द मैटर टू फ्रेश एडजुडिकेशन ऑफ रिफंड क्लेम, jurisdictional magistrate can order provisional refund and initiate the reassessment proceeding, या D, jurisdictional magistrate cannot pass the order। yes, very important। अब मैं आपको कह दूं, अगर यहाँ पे सिविल कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है, मतलब आपकी केस रिफंड की हो या कोई भी हो, ओके, वो केस जो है यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनके पास ही जाएगी, सिविल कोर्ट के पास नहीं जाएगी। इसलिए जुडिशनल मैजिस्ट्रेट जो है ये रिफंड क्लेम से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ये छुपा हुआ क्वेश्चन था, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसका रेफरेंस लेके यहाँ दिया हुआ है। आंसर भी दिया हुआ बेटा कि उनके पास पावर नहीं है, ओके। और सेक्शन 162 भी है कि सिविल कोर्ट केस एंटरटेन नहीं कर सकती, ओके, एक्सेप्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट के पास केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, पर सिविल कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। ये तो शायद मुश्किल से आप सॉल्व कर पाओगे क्योंकि 162 तक आप जाते ही नहीं हो, लेकिन फर्स्ट डे के डिस्कशन में मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा बताता हूँ कि सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता, ओके, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, लेकिन उसके पहले अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास केस जाता है। उसके बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, एडवांस ट्रेडर वांट टू यूटिलाइज द अमाउंट पेड erroneously इन द माइनर हेड पेनल्टी ऑफ मेजर हेड IGST against the tax liability to discharge the cash, please select the correct option। बेटा यहाँ पे
Okay, the amount can be utilized only for discharging penalty. Amount can be utilized only for discharging IGST under any minor head. Amount can be utilized for discharging liability under any minor head and major head, जो ये दिया है. और लास्ट, अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डिस्चार्जिंग पेनल्टी ऑफ आईजीएसटी. पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सी क्लॉज. अब अमेंडमेंट के हिसाब से याद करो, अमेंडमेंट के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट भी कवर कर ली उन्होंने. सी क्लॉज रहेगा कि अब किसी भी माइनर हेड का अमाउंट किसी भी माइनर हेड और मेजर हेड में यूज कर सकते हो. तो ये जो है सेक्शन 4910 रेडी विथ रूल 8713 ये अमेंडमेंट हुई, जिसका पीएमटी 09 जो है वो चालान जाता है. तो ये आपका सी क्लॉज रहेगा बेटा. ये अमेंडमेंट अकॉर्डिंगली ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अमेंडमेंट पे अब किसी भी माइनर हेड और मेजर हेड का बैलेंस आप शिफ्ट कर सकते हो पीएमटी 09 चालान से. तो ये उसका आंसर हुआ. तो यहाँ 2 केस स्टडी पे 10 क्वेश्चन पूछे जो मैंने कवर कर लिए. आगे अब इंडिविजुअल क्वेश्चन है बेटा. देखो नेक्स्ट 11 नंबर का. इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट सप्लाइड on 20th August, provisional assessment was started too. The provisional assessment was finalized on 20th November and taxpayer become liable to pay differential 10,000. Taxpayer paid this amount on 20th February next year. The number of days for which the taxpayer is liable to pay interest. तो मैं आपको बता देता हूँ. ओके, असेसमेंट अगस्त का था. असेसमेंट अगर प्रोविजनल असेसमेंट अगस्त का है तो सेक्शन 64 जो प्रोविजनल असेसमेंट का है वो क्या कहता है, वो इंटरेस्ट कब से देना चाहिए. तो उसमें एक मिनट बेटा, यहाँ बैटरी डाउन हो रही है, मैं उसको चेंज कर लेता हूँ. हाँ, तो अगर आप सेक्शन 64 पढ़ते हो तो वहाँ इंटरेस्ट का क्लॉज ये है कि इंटरेस्ट जो लगेगा कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई. यानी जो सप्लाई का आपने प्रोविजनल असेसमेंट किया जो मंथ में, उसकी जो ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट. तो आपका कंसाइनमेंट 20 अगस्त को क्लियर होगा, उसकी ड्यू डेट 20 सितंबर से 20 सितंबर होगी. तो 21 सितंबर से आप स्टार्ट करोगे तो टिल द डेट ऑफ पेमेंट यानी 20th फेब. तो आपके 153 डेज आते हैं, कैलकुलेट कर लेना. और ये जो है 21 सितंबर से 20th फेब 153 डेज का आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा. तो नंबर ऑफ डेज जो इंटरेस्ट लगेगा वो 153 डेज का लगेगा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. एंटी डंपिंग ड्यूटी is imposed when article is exported from any country to India at more than its normal value. ठीक है. Safeguard duty shall not be applicable on articles imported by 100% EOU SEZ unit unless specifically made applicable. Next, anti-dumping duty shall not be imposed on articles originated safeguard duty shall not be imposed article originated from developing country if share of import of that article from the country is less than or equals to 3% of total import. Or next, central government may exempt notified quantity of any article when imported from any country into India from whole or any part of the safeguard duty. जहाँ तक देखा जाए तो सेकंड, थर्ड और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, उनको बताना है कौन सा फॉल्स है. तो पहला वाला फॉल्स है बेटा. एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इंपोर्ट व्हेन आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया एट मोर देन देयर नॉर्मल वैल्यू. ओके, तो एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ की जो नॉर्मल वैल्यू है और एक्सपोर्ट प्राइस, ओके, तो यहाँ पे अपने नॉर्मल वैल्यू से कम में इंडिया में डंप कर रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू से कम में इंडिया में डंप कर रहे हैं, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आती है. ये तो उल्टा ही स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स माना जाएगा. ओके, और लास्ट बेटा, which of the following statement is or are incorrect in relation to refund provision under customs act. ठीक है. Interest on delay refund is payable to applicants only if duty order to be refunded is not refunded within 3 months from the date of application. Second, if import were made an individual for his personal use, amount of duty refundable is paid to be applicant instead of being credited to consumer welfare fund. आपको incorrect statement बताना है. Third, यहाँ पे application for refund has to be made within 1 year from the ड्यूटी वेयर ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट. पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा अंडर प्रोटेस्ट अगर आप पेमेंट करते हो तो टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए तीसरा रॉन्ग है. और चौथा, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज अप्लीकेबल इफ रिफंड ऑफ ड्यूटी रिलेटेड टू ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी पेबल सेक्शन 74-75, ये भी रॉन्ग है. मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 74-75 के ड्रॉबैक है तो वो डायरेक्ट मिल जाते हैं, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लीकेबल नहीं होता है. तो थर्ड और फोर्थ जो है वो रॉन्ग है.
ओके, और उसका रॉन्ग स्टेटमेंट का आंसर मैंने यहाँ पे दिया है बेटा। तो इस तरह से हमारे MCQ क्वेश्चंस जो 13 हैं वो ख़त्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लेक्चर 2 में बाकी के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, मैं कल ही अपलोड कर दूंगा लेक्चर 2। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, अब बाकी के क्वेश्चन आप इजीली समझ सकते हो, आप खुद भी पढ़ सकते हो। सिर्फ मुझे MCQ एक्सप्लेन करना था, वो मैंने ये पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी के क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो। फिर से एक बात कह दूँ, चार्ट रिविजन और क्वेश्चन एंड डिस्कशन का शेड्यूल क्या होगा, वो मैं शेड्यूल आपको एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊंगा, और उसमें आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है। सो दोस्तों, ये था रिगार्डिंग टू यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो हमारा RTP डिस्कशन लेक्चर 1। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेंगे, और फिर बाद में मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि चार्ट रिवीजन और जो क्वेश्चन है डिस्कशन है जो अपडेट किए गए अमेंडमेंट के हिसाब से वो कब होगा। सो दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर 2 में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अपना पूरा ख्याल रखिएगा।